चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 का नाम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है और एक कहानी भी अपने आप में बहुत ही अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी को पढ़कर आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलिए, तो चैप्टर का नाम हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फूल्स मीन्स समझते होंगे आप लोग। फूल्स मीन्स वो जो आप लोग कमल का फूल, गुलाब का फूल लेते हैं, वो फूल नहीं है ये फूल है। ये किंगडम ऑफ फूल्स। फूल्स मीन्स होता है मूर्ख। तो मतलब कि किंगडम मीन्स साम्राज्य, चाहे राज्य, इसका मूर्खों का राज्य। इस कहानी का शुद्ध हिंदी क्या हुआ नाम का? मूर्खों का राज्य। तो मूर्खों का राज्य जब है, आखिरकार किस लिए इस कहानी का नाम मूर्खों का राज्य पड़ा? क्या राज्य में सभी लोग मूर्खी हैं? ये चीज क्लियर करना होगा कि क्या राज्य में सभी लोग मूर्ख हैं, ये चीज जानना होगा। चलिए, वो उसके बाद अब कहानी पर आते हैं। इसको लिखने वाले जो है ए.के. रामानुजन है और ए.के. रामानुजन ये चीज क्लियर बताते हैं, ये जो है कन्नड़ स्टोरी है। कन्नड़ की स्टोरी है। और कन्नड़ की स्टोरी का मतलब क्या हुआ? कन्नड़ की स्टोरी है, कन्नड़ जानते ही हैं, कन्नड़ भाषा जो है उस कहानी से ली गई है और इसका एक हिंदी रूपांतर भी हुआ था। आप लोग यदि वो हिंदी पुस्तक में कहीं की कहानी पढ़ पाए होंगे, टकेसर राजा टकेसर खाजा, एक कहानी आई थी जिसमें एक राज्य ऐसा था जहां सब कुछ 1 टके में मिलता था। सोना, चांदी, गेहूं, चावल, कुछ भी सभी के लिए एक फिक्स रुपया रखा गया था। इसलिए कहा जाता था कि वो मूर्खों का राज्य था। उसी प्रकार ये कहानी जो इंग्लिश में हमें मिला है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यहाँ पर मूर्खों का राज्य है। इस कहानी का और आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इस कहानी में 2 पात्र हैं। गुरु, गुरु समझते हैं ना, दाढ़ी वाले बाबा जो पहले गुरु हुआ करते थे, और चेला। पहले का जो सिस्टम था, जो टीचर हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, उनको गुरु बुला जाता था और उनके साथ जो उनको साथ में रहने वाले जो थे उनको चेला कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है गुरु और प्रिंसिपल मीन्स, यहाँ पर अब जो कहानी आ रही है गुरु और चेला के बारे में है। गुरु और चेला के बारे में है। तो गुरु और चेला जो हैं किसी एक राज्य में जाते हैं। सबसे पहली बात है कि कहानी जो है राज्य के बारे में है। एक राज्य के बारे में, ऐसा राज्य जिसका जिसका क्या है, जिसका राजा और प्रमुख हैं, सभी लोग मूर्ख हैं। तो इस चीज को कैसे जाना जाएगा? इस कहानी को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, इस कहानी को कैसे हम लोग जानेंगे। चलिए, इस कहानी में जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट इस कहानी में है, सबसे पहला जो कहानी में पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर गौर करने के। तो गुरु और डिसाइपल, मतलब कि गुरु और डिसाइपल मीन्स चेला, दोनों के बारे में कहानी है। तो पहला जो बात आता है कि फूल किंग्स स्ट्रेंज रूल, इस राज्य में एक नियम बनाया गया था। वहां का राजा जो है, वहां के जो मंत्रीगण हैं, वो लोग मिलकर हमेशा कुछ न कुछ वहां पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे अपने राज्य में। तो उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट क्या किया था, बोला था कि हमारे राज्य के लोग जो हैं दिन में सोएंगे, दिन में सारी चीजें बंद रहेंगी और रात में सारी दुकानें खुली रहेंगी, रात में खेत पे जाएंगे, रात में काम करेंगे। ये नया रूल बना गया था उस राज्य में। तो वहां के लोग दिन भर सोते थे और रात में कार्य करते थे और राजा और मंत्री बहुत ही खुश थे। और ये घोषणा कर दी गई थी राज्य में कि जो ऐसा रूल को तोड़ेगा उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, उसको कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ, एक तो राज्य था, इस राज्य में
तो इस राज्य में अब क्या होता है, किसी राज्य में गुरु और जो चेला हैं, ये जो गुरु जो कहानी अभी बता हुआ है, गुरु और डिसिपल जो हैं ये दोनों पहुंचते हैं कहां पर, इस राज्य में पहुंचते हैं। और इस राज्य में पहुंचने के बाद, राज्य में पहुंचने के बाद ये लोग जब वहां जाते हैं, दिन में पहुंचते हैं, देखते हैं कि सारी दुकानें बंद हैं, पूरा रोड सुनसान है, कुछ समझ में इनको नहीं आता है। तो अचानक जैसे सब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, देखते सभी लोग दुकान खोल कर बैठ जाते हैं और सभी लोग बाहर निकलते हैं। ये पूछते हैं, ये जो गुरु और उनके जो चेला हैं वो दोनों पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तो वो इस नए कानून के बारे में बताते हैं, नए रूल के बारे में बताते हैं उस राज्य के। और तो ये लोग जान के बिल्कुल अचंभित महसूस करते हैं कि आखिर एक कैसा राज्य है। जब वो गुरु और चेला सब दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो वहां पर एक पौंड मतलब कि एक ही पैसे में हर कुछ मिल रहा है। एक ही पैसे में एक, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि 1 रुपए किलो आलू है तो 1 रुपए किलो काजू भी है, 1 रुपए किलो किशमिश है तो 1 रुपए किलो जो है, हर कुछ का दाम जो है फिक्स है, उससे सभी का बराबर। तो इनको और अच्छा लगा, गुरु को लगा कि ये जरूर कुछ ना कुछ, ये मूर्खों का राज्य में हम लोग फंस चुके हैं। लेकिन चेला जो था, यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट में, गुरु वांटेड टू लीव, गुरु चाहते थे कि यहाँ से निकल जाया जाए, यहाँ पर रहना खतरनाक है। लेकिन जो उनका चेला है डिड नॉट, उसने बोला कि नहीं, इतना अच्छा मौका मिला है। वो आराम से हर चीज 1-1 रुपये में खरीद कर खा रहा था, केले संतरे पूरे भोजन ले लेके पूरा मोटा हो रहा था। और वो गुरु को बोलता था कि आप जाइए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, इतना अच्छा राज्य नहीं मिला, आराम से खाऊंगा और सोया रहूंगा, पड़ा रहूंगा, कुछ भी कार्य करने की जरूरत मुझे इस राज्य में नहीं है। तो गुरु उसको कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा, गुरु उसको कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा है, तुम अभी रहना चाहते हो, लेकिन यदि कभी भी प्रॉब्लम में फंसोगे, कभी भी दिक्कत तुम्हें होगी, तो उस दिक्कत से बचने के टाइम में यदि कभी भी तुम प्रॉब्लम में आओगे तो हमको तुम जरूर याद करना, हमको एक बार जरूर याद करना जब भी तुम प्रॉब्लम हो। गुरु तो गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो आगे अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब क्या होता है, उस कहानी में ही अब गुरु चले गए उस राज्य को छोड़कर, अब सिर्फ चेला इस राज्य में रह रहा है, खा रहा है, खूब मोटा होता चला जा रहा है। अब बात आती है कि अचानक उस राज्य में घटना घट जाता है। द वॉल फेल ऑन द थीफ, एक चोर जो एक मर्चेंट, एक व्यापारी के यहाँ चोरी करने के लिए घुसता है, और अचानक वो जब दीवार फांद के भागने की कोशिश करता है तो वो दीवार जो है उसके ऊपर गिर जाता है, और वो चोर दब के उस दीवार के नीचे, उस व्यापारी के दीवार के नीचे दब के मर जाता है। अब इस चोर का जो भाई है, ब्रदर जो है, वो कंप्लेन करता है मर्चेंट के बारे में, इस व्यापारी के बारे में राजा के पास जाकर कि देखिए उस मर्चेंट के कारण मेरा भाई मर गया क्योंकि उसने दीवार को कमजोर बनाया था। अब क्या है, मर्चेंट का दीवार था इसलिए उसको बुलाया गया, राजा ने बोला कि तुमको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। मर्चेंट जो व्यापारी है, वो सबसे पहला बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, सबसे पहला इस कहानी में किसको फांसी पे चढ़ाने की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आएगा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें बोला जाता है, तो इसमें बोला जाता है, क्या बोलते हैं, तो मर्चेंट को बुलाकर तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो मर्चेंट बोलता है कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। और वो बोलता है कि जो है मैसन, मतलब कि जो कारीगर था, जो दीवार मेरा बनाया था, दीवार जो जोड़ा था, उसकी गलती है, वो कमजोर दीवार जोड़ दिया था, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा किसको मिलनी चाहिए, मैसन को मिलनी चाहिए। मतलब ब्रिक लेयर जो, मतलब ब्रिक का जो लेयर उसने बनाया था, उसने जो जोड़ा था, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। तो उसको बुलाया जाता है, कारीगर को बुलाया जाता है, मैसन को बुलाया जाता है। और उसको बुलाने का जब पूछा जाता है तो वो क्या बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं दीवार बिल्कुल अच्छा जोड़ता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि इस रास्ते से एक डांसिंग गर्ल जो है, एक नाचने वाली जो बच्ची है, एक लड़की है, वो हमेशा इस रोड से आना जाना लगातार कर रही थी। इस कारण से मेरा ध्यान जो है उस लड़की की तरफ ही रह गया, इस कारण से मेरा दीवार अच्छा से नहीं जुड़ पाया। इसलिए सारी गलती जो है ये डांसिंग गर्ल की है, डांसिंग गर्ल की है। अब देखिए, मर्चेंट इन
मर्चेंट ने किससे इल्जाम लगा दिया, व्यापारी ने इल्जाम लगा दिया कारीगर पर, मेंशन पर, और मेंशन ने इल्जाम लगा दिया डांसिंग गर्ल के ऊपर। बोला कि मेरी गलती नहीं, मेरा ध्यान जो है लड़की भंग कर रही थी, जिस कारण से दीवार गलत जुड़ गया। अब डांसिंग गर्ल को बुलाया गया। देखिए कैसे एक दूसरे पर लोग डालते चले जा रहे हैं अपने काम को, अपने प्रॉब्लम को। जैसे हम लोग घरों में अपने छोटे भाई बहन पर अपना गलतियां हम लोग डाल देते हैं, वही चीज यहाँ इस कहानी में हो रहा है कि लोग एक दूसरे पे अपनी गलतियां डालते चले जा रहे हैं। व्यापारी को पकड़ा गया, व्यापारी ने बोला कि महसे की गलती थी। कारीगर को पकड़ा गया, कारीगर बोला कि डांसिंग गर्ल की गलती थी। और उसके बाद जब आगे बढ़ा जाता है तो डांसिंग गर्ल क्या बोलती है कि गलती गोल्ड स्मिथ की है। गोल्ड स्मिथ कौन? सोनार। बोला कि सोनार की गलती है। बोला कैसे? क्योंकि मैं बार बार उस रोड में इसलिए गई क्योंकि उस रोड में जाने की मेरी मजबूरी थी। सोनार को मैंने कुछ अपने आभूषण बनाने के लिए दिए थे, वो आभूषण बनाने में लेट कर रहा था। प्रतिदिन मुझे आज आओ, कल आओ, परसों इस तरह बुलाया करता था, जिस कारण से मुझे लगातार उस रोड में जाना पड़ा, जिस कारण से मेरी गलती नहीं है। ये पूरी गलती जो है गोल्ड स्मिथ की है, उस सोनार की है। अब क्या किया जाता है सोचिए, सोनार को बुलाया जाता है, बोला तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। सोचिए कैसा वो महामूर्खों का नगर था, महामूर्खों का राज्य था, जहाँ सभी लोग मूर्ख थे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते चले जा रहे थे, और राजा भी इस चीज को मानता चला जा रहा था। तो आखिरकार शुरुआत हुई कहाँ से? एक चोर मरा, थीप मरा तो कहाँ मरा? मर्चेंट के दीवार के नीचे। मर्चेंट को बुलाया गया तो मर्चेंट ने अपना ब्लेम लगा दिया मैसन के ऊपर, जो कारीगर होता है, कि दीवार उसने गलत जोड़ा। और मैसन ने, कारीगर ने लगा दिया अपना इल्जाम ब्रिकलेयर के ऊपर, सॉरी डांसिंग गर्ल के ऊपर, कि वो डांसिंग गर्ल के कारण ही ऐसा मेरा दिमाग भ्रमित हुआ और मैंने गलत दीवार जोड़ा। अब डांसिंग गर्ल ने सोनार के ऊपर लगा दिया, गोल्ड स्मिथ के ऊपर। अब गोल्ड स्मिथ ने अपना ब्लेम जो है मर्चेंट के ऊपर डाल दिया। बोला कि मैंने उस लड़की को टाइम से वो आभूषण नहीं दे पाए क्योंकि एक अमीर मर्चेंट जो था, एक व्यापारी जो अमीर था, उसका बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे को उसका काम पहले करने के लिए। वो मर्चेंट हमेशा हमको तंग कर रहा था कि जल्दी से मेरा बना कर दो, जिस कारण से मैं इस डांसिंग गर्ल का आभूषण नहीं बना पाया। तो फिर से उस मर्चेंट को बुलाया गया, और ये मर्चेंट कौन निकला? वही मर्चेंट निकला जो शुरुआत में जिसके दीवार के नीचे दब की वो चोर मरा था। सोचिए कहानी चली कहां से? मर्चेंट से। यहाँ पर गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि मर्चेंट से चला, मर्चेंट से आ गया मैसन पर, कारीगर पर, कारीगर से आ गया डांसिंग गर्ल पर, डांसिंग गर्ल से फिर कहाँ पर आ गया? गोल्ड स्मिथ पर, और गोल्ड स्मिथ से फिर कहाँ घूम गया? ये जस्ट लाइक पूरा क्या हो गया? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जहां से शुरू हुआ वहीं पर वो जाके खत्म हो गया। तो मर्चेंट को बोला गया देखो तुम पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्ही ने, तुम्हारे दीवार के नीचे ही वो मरा, और गोल्ड स्मिथ को भी तुम्ही ने परेशान किया सोनार को, इसलिए तुम्हें ही सजा मिलेगी, तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। तब गोल्ड स्मिथ बोलता है कि मेरी गलती नहीं है। देखिए सॉरी, मर्चेंट बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी फादर की गलती है। मेरे फादर ने ही ऐसा स्थिति बनाया कि ये जो चीजें हैं बनाने के लिए, मुझे देने के लिए, क्या चीज? ये आभूषण उनके ही दिए हुए थे, जिसे मुझे भी मानना पड़ा और बनाना पड़ा, उनकी ही संपत्ति थी। इस कारण से तो वो बोलता है, राजा बोलता है कि तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में रहे नहीं, उनको सजा मिल नहीं सकती है, उनका सारा संपत्ति का अधिकार किसके ऊपर है? बोला मेरे ऊपर है। उनकी गलतियां का भी अधिकार किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। और फंदा, स्टेक, याद रखेंगे, STAKE, स्टेक मीन्स होता है फांसी का फंदा। स्टेक मतलब फांसी का फंदा लगाया जाता है और मर्चेंट को उस पर चढ़ाया जाए कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए। अब जो फांसी का फंदा था वो बड़े साइज का था, और ये जो मर्चेंट था पतला दुबला हिलता डुलता इंसान था कि हवा चले तो उलट जाए। इतना पतला दुबला इंसान के गले में वो रस्सी आ नहीं पा रहा था। तो राजा बोलता है कि अब कैसे इसको फांसी मिलेगा? तो उसका मंत्री उसको राय देता है कि काम किया जाए, इस राज्य में जो सबसे मोटा तगड़ा इंसान हो उसको पकड़ के लाया जाए, क्योंकि उसके गले में ये रस्सी आ जाएगा और उसी को फांसी दे दिया जाए। देखिए अजीब है, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली हालत है यहाँ पर कि सोचिए गलती किसने की है, और उसके गले में रस्सी नहीं आने के कारण उसको माफ कर दिया जा रहा है उस मर्चेंट को। अब बोला जा रहा है मंत्रियों को, सिपाहियों को कि जाओ राज्य में घूमो और खोजो जिसको हम लोग फांसी दे सके सबसे मोटा। अब आपको समझ में आ गया होगा
वो सारे सिपाहियां पूरे राज्य में फैल जाते हैं और देखते हैं कि बड़े से मंदिर के पास वो मोटा सा जो है इसका कौन शिष्य मीन्स चेला, गुरु का डिसिपल जो वहां पर सोया था, आराम से घराटे लगा रहा था पेट निकाल कर, उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलिए आपको राजा ने बुलाया है। तो ये शिष्य पूछता है कि मेरी गलती क्या है। बोला वहां चलिए पता चलेगा। और वहां जाकर राजा के पास को बोला जाता है कि ये फांसी का फंदा तेरे गले का साइज का है, क्योंकि तुम ही राज्य के सबसे मोटे इंसान हो, इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब इस शिष्य को अपने गुरु की बात याद आ गई। इसी चलते अपने गुरु की बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु आपको कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देगा और आप लोग के लिए भलाई के बारे में बात करेगा और अच्छी राय देगा। इसलिए गुरु की बात हमेशा थोड़ी सी कड़वी तो होगी, लेकिन आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले समय के लिए बेहतर होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बात अब कहाँ आ जाती है? अब बात आ जाती है कि गुरु को याद करता है वो चेला कि गुरुदेव, और जैसे ही वो गुरु इस बात को सुनते हैं, जैसे ही उस गुरु इस चीज को समझते हैं, वो फटाफट वहां पर पहुंच जाते हैं अपने शिष्य की मदद करने के लिए, अपने शिष्य की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं, उससे बोलते हैं, उसके कानों में जाकर कुछ बोलते हैं। अब वो कानों में बोलने के बाद राजा के पास जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि पहले ये बताइए कि गुरु के पास ज्यादा दिमाग है कि चेले के पास ज्यादा दिमाग है। बोला गुरु के पास। तो फांसी किसको मिलनी चाहिए, गुरु को मिलनी चाहिए कि चेले को मिलनी चाहिए पहले? तो राजा ने बोला कि पहले गुरु को फांसी मिलनी चाहिए। तो वो बोलते मुझे फांसी दे दो। तब तक चेला बोलता कि नहीं मुझे फांसी दो। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, पट्टा पट्टी करने लगते हैं, बोलते हैं कि मुझे फांसी पे झूलना है, मुझे फांसी पे झूलना है। राजा और मंत्रीगण सभी सन्नाटा छा जाता है और सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या बात है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, फांसी पे क्यों चढ़ना चाहते हैं। तो राजा बोलता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार बात क्या है, तुम लोग दोनों लड़ क्यों रहे हो फांसी पे चढ़ने के लिए। तो गुरु बोलता है कि ये बहुत सौभाग्य की बात है, मैंने अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपनी शक्तियों से पता किया है कि राज्य का राजा जो है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बुद्धिमान है, और इसके राज्य में आपने आज तक फांसी किसी को नहीं दी है, पहली रस्सी है, ये पहला फांसी का जगह स्थान है यहाँ जो फांसी पड़ने वाली है। इसलिए इस फांसी पे जो भी झूलेगा वो डायरेक्ट जो है अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, और दूसरा नंबर पे जो फांसी पे झूलेगा इस राज्य का मंत्री बनेगा, सेनापति बनेगा। ये सुनकर समझते हैं दोनों राजा और मंत्री, जो बोलते हैं कि नहीं फांसी तुम लोग को अभी आज नहीं दी जाएगी, कल दी जाएगी, और ये सभा स्थगित कर देते हैं और दोनों को जेल में डाल देते हैं, गुरु और चेले को। और उसके बाद रात में ये राजा और मंत्री विचार करते हैं, बोलते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। तो राजा बोलता है कि किसी भी कीमत पर अगले जन्म में मैं किसी और को राजा बनने नहीं देना चाहूंगा, इसलिए राजा मैं खुद बनूंगा। मंत्री भी बोलता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चलिए काम करते हैं, हम लोग दोनों चलते हैं जेल में और उस गुरु और चेला को जेल से छोड़ देते हैं और उसके जगह पर हम लोग अपना रूप ले लेते हैं और सभी मंत्रियों को बता देंगे कि फांसी हम लोग को तुरंत दे दिया जाए, सिपाहियों को बोल देंगे। वैसा ही हुआ। रात के अंधेरे में राजा और मंत्री जेल जाते हैं और साधु और उसको चेला को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं, क्योंकि वो साधु की बात में आ गए थे। साधु ने जैसा बताया था कि अगले जन्म में इस राज्य का राजा और मंत्री बनेंगे, वो जादू के जाल में फंस जाते हैं, उसके कहे हुई बात में आ जाते हैं, सच मान लेते हैं, क्योंकि मूर्खों का राज्य था, मूर्ख राजा मूर्ख मंत्री थे, इसलिए तो नाम पड़ा इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो उसके बाद आगे बात क्या होती है, उनको जेल से छोड़ने के बाद ये दोनों उनका भेष लेके जेल में बैठ जाते हैं और इनके कहे अनुसार सिपाही लोग आते हैं और दोनों को एक एक करके फांसी पे लटका देते हैं। और जब इनको फांसी से सुबह उतारा जाता है तो जब राज्य के लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके राजा और उनके मंत्री जो है मरे पड़े हैं, उनको फांसी पे लटका दिया गया है। अब राज्य किसको मिलना चाहिए ये समझकर सारे लोग चिंतित हो जाते हैं और सारे राज्य के लोग पता करते हैं। उनको मन में विचार आता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो साधु और चेला ही है, गुरु और डिसिपल ही है, तो इसलिए सबसे अच्छा यही लोगों का रहेगा। और ये लोग विचार कर कर उनको खोजते हैं, तब तक देखते हैं कि दोनों जो है उस राज्य को छोड़कर
जा रहे हैं, उन दोनों को ये पकड़ लेते हैं सारे लोग, उस राज्य के लोग, और बोलते हैं कि आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ का राज्य संभाले और यहाँ का मंत्री बने। चेला तो तुरंत मान जाता है, लेकिन गुरु को बहुत ज्यादा देर मनाना पड़ता है। उसके बाद मान जाते हैं, लेकिन वो लोग शर्त रखते हैं कि इस राज्य में नियम कानून हम ही लोग बनाएंगे। ये सारे जो पुराने नियम कानून है कि दिन में सोना है, रात में काम करना है, वो सारे को बंद कर दिया जाएगा। सारे लोग इनकी बात मान लेते हैं और वहां पर राज्य में गुरु और उनके चेला राज्य करने लगते हैं। ये कहानी आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। सोचिए कि किस प्रकार से यदि किसी राज्य का राजा मूर्ख होता है तो निश्चित ही उसका असर जो है उस पूरी प्रजा पर पड़ता है। वही चीज हम लोगों के लिए है। हम लोगों का गुरु यदि मूर्ख होगा तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। इसलिए गुरु गुरु होता है और गुरु कभी भी आपको सच्चा ज्ञान देगा। इसलिए रू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो मतलब कि गुरु मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो अंधकार से निकाल कर आपको प्रकाश की ओर ले जाए। सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान समझिएगा आप इसका मतलब। गुरु दो शब्द से बना है, गु और रू। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। मतलब जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु है। और आपके सारे गुरु आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। गुरु ही सच्चे मन से अपने शिष्यों को सभी को सुखी देखना चाहता है, ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि वो किसी का उसके अंदर किसी की चीज की लालच नहीं होती है। वो तन मन धन से आप लोग को हर कुछ देना चाहता है। आप लोग सच्चे मन से सिर्फ उसका दिया हुआ ज्ञान ग्रहण किया कीजिए ताकि आप लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकें और उस चीज को पूरा कर सकें। तो हम लोगों ने कहानी को देखा कि कितनी अच्छी तरह से एक राज्य में किस प्रकार से एक गुरु और एक चेला डिसिपल पहुंचते हैं और गुरु डिसिपल पहुंचकर उस राज्य को जब देखते हैं तब उनको पता चलता है। मैं समरी बता देना चाहता हूँ 2 मिनट में, जो बच्चे लेट से जुड़े होंगे, कि जब देखते हैं कि इस राज्य में तो नियम ही अलग है। दिन में लोग सो रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं। गुरु बोलते हैं कि मैं ऐसे राज्य में नहीं रहूंगा, कुछ तो यहाँ पे जरूर मुकता है। और वो निकल जाते हैं, चेला वहीं रुक जाता है। और अचानक उस राज्य में ऐसी घटना घट जाती है कि एक दीवार के नीचे एक मजदूर, एक चोर जो है आकर दब के मर जाता है। और दीवार जो मर्चेंट का था, जो व्यापारी का था, उस मर्चेंट को बुलाया जाता है और मर्चेंट को बुलाकर बोला जाता है कि तुम्हें फांसी दी जाएगी क्योंकि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है। और वो मर्चेंट व्यापारी बोलता है कि मेरे कारण तो नहीं हुआ है, मैसन के कारण हुआ है। मैसन मतलब कि वो कारीगर जिसने दीवार जोड़ा था उसको बुलाया जाता है। तो उसने अपना ब्लेम डांसिंग गर्ल पे डाल देता है और डांसिंग गर्ल अपना ब्लेम जो है गोल्ड स्मिथ पे डाल देती है। बोलती है कि मेरे कारण नहीं हुआ है क्योंकि गोल्ड स्मिथ में प्रतिदिन बुलाता था, मैंने जो है आभूषण बनाने के लिए दिए थे इस सोनार को। और गोल्ड स्मिथ अपना सारा ब्लेम मर्चेंट पे डालता है। बोलता है कि मर्चेंट जो है मुझसे जल्दी अपना काम करवाना चाहता था, इस कारण से मैंने गर्ल्स का काम लेट से किया। और मर्चेंट वो निकला कौन? आखिरकार वही मर्चेंट था जिसका दीवार के नीचे वो चोर मरा था। और मर्चेंट को फिर जब फांसी दी जाने लगती है तो मर्चेंट के गले में वो रस्सी नहीं आती है फांसी की। इस कारण से राजा ऑर्डर करता है कि इस राज्य में सबसे मोटा इंसान को पकड़ कर लाओ। और आखिरकार मोटा इंसान था कौन? वही चेला जो अपनी गुरु की बात नहीं सुना था, उस राज्य में खा खा कर सोया करता था, जिस कारण से सबसे ज्यादा मोटा हो गया था। और उसके बाद जब उसके गले में फांसी डाली जाती है तो उसको अपनी गुरु किया जाती है। तब अचानक गुरु वहां पहुंच जाते हैं अपने किसी की रक्षा करने के लिए और उसको बोलते हैं कान में कुछ जाकर। और अचानक राजा को जाके बोलते हैं कि फांसी मुझे दीजिए। और चेला और गुरु दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मुझे फांसी चाहिए, मुझे फांसी चाहिए। आखिरकार राजा समझ में नहीं आता है और राजा पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो ये राजा को बता देता है गुरु कि अभी जो नक्षत्र है, अभी जो दशा है, यदि इस समय इस नए रस्सी पर आपके राज्य में जो भी लटकेगा, पहला व्यक्ति राजा बनेगा, दूसरा व्यक्ति मंत्री बनेगा। इस बात को वो सच मानकर सबसे पहले अपने लटक जाता है और दूसरे नंबर अपने मंत्री को लटका देता है कि ताकि अगले जन्म में हम लोग राज्य का बनेंगे। जबकि ये कहावत थी, गलत बात थी, उन्होंने मूर्ख बनाया गया था क्योंकि ये किंगडम ऑफ फूल्स था। और आखिरकार उस राज्य के राजा और मंत्री दोनों गुरु और चेला बन जाते हैं और राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगते हैं। कहानी यहीं पे एंड कर जाती है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स भी आप लोगों को भेजा जा चुका है। बाकी यूट्यूब पे चैनल पर भी इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग फिर से देख सके, समझ सके।
थैंक यू एवरीबॉडी।